नमस्कार दोस्तों, इंडियन रुपीस वर्ल्ड करेंसी बन सकती है, लेकिन अमेरिकी इस बात से खुश नहीं है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्ल्ड करेंसी होती क्या है। तो इसे समझने के लिए हम उस समय में चलते हैं जब कुछ भी व्यापार करने के लिए या कोई भी सामान खरीदने के लिए पैसों का नहीं, बल्कि बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल होता था। यानी कि अगर एक देश को दूसरे देश से कुछ स्पेसिफिक चीज अपने देश में ट्रांसपोर्ट करनी है, तो उस देश को बदले में ऐसी चीज दूसरे देश को देनी होगी जो उस देश को चाहिए। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे चीन भारत से कुछ फ्रोजन रेसिपी यानी कि छोले भटूरे जैसा सामान भारत से खरीदना चाहता है, तो इसे पहले भारत को वो चीज बदले में देनी होगी जो भारत लेना चाहता है। जैसे कि बदले में भारत ने चीन की फेमस रेसिपी फ्रोजन नूडल्स और मोमोस ले लिए और अपने छोले भटूरे चीन को दे दिए, तो ये होता था बार्टर सिस्टम्स। हमारे देश के नागरिक भी ऐसे ही बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करके अपनी जरूरत की चीजों का लेन देन किया करते थे। लेकिन इसमें एक समस्या आने लगी, जैसे कि अगर हमारे भारत देश ने खुद भी मोमोज और नूडल्स बनाने शुरू कर दिए, तो अब चीन से व्यापार ट्रेड करने की हमारी जरूरत खत्म हो गई। लेकिन चीन की जरूरत तो अभी भी वही थी। तो अब अगर चीन को हमारे देश से वो व्यापार करना था, तो वो कैसे करेगा? अब जो सामान इंडिया को बदले में चाहिए, वो सामान चीन के पास होनी भी चाहिए, तभी तो चीन इंडिया को बदले में वो चीज दे पाएगा। लेकिन अगर वो चीन के पास नहीं है, तो इसका मतलब व्यापार का लेन देन ठप पड़ गया। तो ये थी प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम की, और यही कमी थी बार्टर सिस्टम में। यानी कि हर बार कोई सामान एक्सचेंज करने के लिए हमें एक कोइंसिडेंस की जरूरत पड़ती थी, यानी दोनों पार्टी के पास ऐसा सामान होना चाहिए जिसकी हम दोनों को जरूरत हो। बार्टर सिस्टम की इस समस्या को दूर करने के लिए सभी देशों ने गोल्ड का इस्तेमाल करके सामान लेना और बेचना स्टार्ट कर दिया। अब गोल्ड ही क्यों? क्योंकि गोल्ड काफी कीमती होता है और सोने में कभी जंग नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, इंसान सोने की मुद्रा को एज अ पेमेंट इस्तेमाल करने लगा, जैसे कि 500 सोने की मुद्रा देकर कुछ तलवार खरीद ली। इस तरह से कोई भी इंसान सोने को एज अ पेमेंट यूज कर सकता था चीजें खरीदने और बेचने के लिए। लेकिन गोल्ड को मनी के तौर पर यूज करने के 3 सबसे बड़े नुकसान थे। नंबर 1, लिमिटेड सप्लाई, यानी हमारी धरती में इतना भी सोना नहीं है कि उसको निकाल के हर एक इंसान को दे दिया जाए। 2, डिविजिबिलिटी, यानी कि अगर एक गोल्ड कॉइन से 100 किलो चावल आते हैं और अगर हमें 50 किलो चावल ही चाहिए, तो हम उस सोने का करेंगे क्या? गोल्ड को डिवाइड करने में प्रॉब्लम थी। इन 2 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सभी देश के राजाओं ने सिल्वर और ब्रॉन्ज के कॉइन बनाना स्टार्ट कर दिया, ताकि हम छोटी वैल्यू की चीजें भी खरीद सके। लेकिन तीसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुश्किल था, जो कि है प्योरिटी एंड क्वालिटी की समस्या। यानी किसी दूसरे इंसान के पास जो गोल्ड है वो कितना प्योर है, ये कैसे चेक किया जाए? और हो सकता है कि कल कोई 5 कॉइन्स में कुछ मिक्स करके उन्हें 6 कॉइन्स में कन्वर्ट कर दे। इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए गवर्नमेंट ने पेपर के नोट छापना शुरू किया। 1661 में पहली बार स्वीडिश गवर्नमेंट ने पेपर नोट्स को छापा और इससे हमारी तीनों प्रॉब्लम दूर हो गई। एक तो ये कि पेपर नोट बहुत हल्के होते थे, एज कम्पेयर्ड टू गोल्ड कोई भी इंसान उन्हें लेकर आसानी से यात्रा कर सकता है। और पेपर नोट्स बनाने के लिए हमें सिर्फ कॉटन और कुछ स्पेशल चीजों की जरूरत थी, जो कि हर जगह अवेलेबल थी। मतलब कि पेपर नोट्स ढेरों मात्रा में बनाए जा सकते थे, ताकि हर कोई उसे यूज कर सके। उस वक्त पेपर की सेम कॉपी बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पेपर नोट्स पे अलग अलग सिक्योरिटी फीचर्स और डिजाइन होते थे। अब हम में से कई लोग सोचते होंगे कि ऐसे तो कोई भी देश जितने चाहे उतने पेपर नोट्स छापते, लेकिन नहीं, पेपर नोट्स कोई गवर्नमेंट उतनी मात्रा में ही छाप सकती थी जितना कि उसके पास गोल्ड है बैंक्स में। इसे द गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड कहते हैं। इस गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड ऑफ पेमेंट को ग्रेट ब्रिटेन में 1816 में इंट्रोड्यूस किया। सभी देश इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करने लग गए, पर इस स्टैंडर्ड के लागू होने के बावजूद जो इंटरनेशनल ट्रेड होता था वो गोल्ड एक्सचेंज करके ही होता था। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी देश दूसरे देश की करेंसी पर ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं था। अब गोल्ड को एज अ मनी रखने में प्रॉब्लम सामने आई। 1929 में जब दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी और मार्केट बुरे तरीके से क्रैश हो गई, इस टाइम सेंट्रल बैंक के पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। मनी पॉलिसीज को चेंज करने के लिए अगर किसी देश के सारे सिटीजन्स को एक साथ ज्यादा सामान खरीदना है, तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि बैंक के पास उतने नोट्स है ही नहीं। बैंक हमेशा उतने ही नोट्स प्रिंट कर सकता था जितना कि उसके पास गोल्ड था, और वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कंट्रीज को गोल्ड स्टैंडर्ड से काफी दिक्कत होने लगी, क्योंकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मनी चाहिए थी मिलिट्री को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वो गोल्ड स्टैंडर्ड के कारण ज्यादा मनी प्रिंट नहीं कर पा रहे थे। इसी तरह की सिचुएशन वर्ल्ड वॉर 2 में भी क्रिएट हो गई। इसलिए दुनिया को एक नए सिस्टम की जरूरत थी। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 44 एलीट कंट्री के लोगों ने एक साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में ब्रिटेन वुडन सिस्टम को अप्रूव किया गया। इस सिस्टम में अमेरिका ने ये कहा कि हमें एक दूसरे की करेंसी पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। सारी कंट्रीज सिर्फ अमेरिका के डॉलर्स पर भरोसा करो, क्योंकि हम आपको $35 के बदले एक आउंस ऑफ गोल्ड दे देंगे। यानी कि आप डॉलर कभी भी हमारे पास ला सकते हो और उसके बदले आपको उतनी ही क्वांटिटी का गोल्ड मिल जाएगा। ब्रेटन वुड्स सिस्टम को जॉन किंग्स एंड हैरी व्हाइटनी ने डिजाइन किया था, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड पर पूरे तरह से बेस्ट था। और यही रीजन था कि सारी कंट्रीज ने इस सिस्टम पे और डॉलर पर विश्वास करना स्टार्ट कर दिया। अब सारी कंट्रीज डॉलर्स को लेकर इंटरनेशनल ट्रेड करने लग गई थी, क्योंकि अमेरिका ने गारंटी दी थी कि उनके पास उतना गोल्ड हमेशा अवेलेबल रहेगा। लेकिन फिर भी कई कंट्रीज थी जो यूएस डॉलर पर विश्वास नहीं कर रही थी। इसीलिए 1945 में अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रोजवेल ने एक एग्रीमेंट बनाया सऊदी किंग के साथ। अमेरिका सऊदी किंग के पास गए और उन्होंने कहा कि हम आपको मिलिट्री सिक्योरिटी देंगे और बदले में आपको बस यही करना है कि जब भी आप तेल बेचो तो वो सिर्फ आप डॉलर में ही बेचोगे, ना गोल्ड में और ना किसी और करेंसी में। उस समय यूएस के पास काफी मिलिट्री पावर थी, इसलिए सऊदी आसानी से उनकी बातों में मैनिपुलेट हो गए। इसका मतलब था कि अगर हमें सऊदी से ऑयल खरीदना है तो हमें पहले डॉलर खरीदने पड़ेंगे और फिर डॉलर से हम तेल खरीद पाएंगे। अब हर कंट्री को ऑयल और गैस तो चाहिए ही गाड़ियां चलाने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए, मशीन चलाने के लिए। अगर कंट्रीज ऑयल और गैस लेना बंद कर देगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और यही विजन अमेरिका ने समझ के इंप्लीमेंट कर दिया था। लेकिन अमेरिका को इसी चालाकी ने उनको बहुत बड़ी समस्या में फंसा दिया। वो ये कि अब हर एक कंट्री को डॉलर चाहिए, तो इतना सारा पैसा अमेरिका के पास होना भी तो चाहिए। जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, यूएस गवर्नमेंट ने और नोट छापना शुरू कर दिया। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड की वजह से वो उतने ही नोट छाप सकते थे जितना उनके पास गोल्ड था, क्योंकि अमेरिका ने तो प्रॉमिस किया था कि कभी भी कोई उनके पास अगर $35 लेके आएगा तो वो 1 ऑफ गोल्ड आउंस उन्हें दे देंगे। जब सारे देशों ने यूएस डॉलर में ट्रेड करना शुरू कर दिया, तब एक ऐसा टाइम आया जब यूएस डॉलर और गोल्ड का बैलेंस बिगड़ गया, जब फ्रांस और बाकी कंट्रीज ने बोला कि उन्हें डॉलर एक्सचेंज करना है गोल्ड के साथ, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर अमेरिका के पास गोल्ड होगा ही नहीं तो वो उन्हें गोल्ड देंगे कैसे। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब सबने गोल्ड की डिमांड करना स्टार्ट कर दिया तो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई और अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए और 1971 में ब्रेटन वुड्स सिस्टम कोलैप्स हो गया। साथ ही साथ अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड का रूल भी अपनी कंट्री से हटा दिया ताकि वो जितने चाहें उतने पेपर नोट्स छाप सके। अमेरिका ने बोला कि अब कोई भी देश किसी भी करेंसी में इस मेथड से सामान बेच या खरीद सकता है। मतलब हर बार $35 के बदले में वे उन्हें एक गोल्ड ऑफ आउंस देंगे। ये पक्का नहीं है, भले ही उन्हें डॉलर वैल्यूएबल लगे या ना लगे। अब क्योंकि किसी भी देश को अगर इंटरनेशनली ऑयल खरीदना है या फिर किसी और चीज में भी ट्रेड करना है तो उनके पास गोल्ड की जगह अब डॉलर होने चाहिए। यानी हमेशा हर देश को अपने रिजर्व में डॉलर रखने ही पड़ेंगे और इसी चीज को हम कहते हैं वर्ल्ड रिजर्व करेंसी। जब सारी कंट्रीज एक ही करेंसी इस्तेमाल करती हैं इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए, अब डॉलर वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन गई, तो अमेरिका ने अपने इस पावर का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि अमेरिका इंग्लैंड का जिगरी दोस्त है और कल को हमारी लड़ाई इंग्लैंड से हो जाती तो अमेरिका अपने दोस्त इंग्लैंड को फुल सपोर्ट करेगा, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। और फिर इंडिया की बुरी हालत हो सकती है, क्योंकि इंडिया को वॉर के समय में दूसरी कंट्रीज का सपोर्ट चाहिए होगा। मतलब कि
हम जो सामान इंडिया से बाहर से खरीदते हैं जैसे कि ऑयल, केमिकल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, उसकी पेमेंट हम हमेशा डॉलर्स में ही करते हैं। तो होगा ये कि या तो हम डॉलर्स अब खरीद नहीं पाएंगे या फिर जो भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे डॉलर्स में उसकी इंफॉर्मेशन यूएस इंग्लैंड को दे देगा, क्योंकि उन्हें हमेशा पता होता है कि कितने डॉलर्स कहाँ गए। तो हम जो भी वेपन्स खरीदेंगे इंग्लैंड के खिलाफ अमेरिका उसका एस्टीमेट लगा लेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि रशिया अपनी करेंसी रूबल को, चाइना येन को, यूरोपियन यूनियन यूरोस को और इंडिया रुपीस को, सब अपनी अपनी करेंसी को वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बनाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका धन्यवाद। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।